In class 7th, we are starting data handling. First of all, we have to know what is data handling and what are the uses of data handling. We are getting many information from their resources, from many resources like newspapers, news channels or books. As you know, book is a collection of many informations. कोई भी इंफॉर्मेशन तब बनती है डेटा से मिलके बनती है, यानी इंफॉर्मेशन डेटा का कलेक्शन होता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही हम डेटा हैंडलिंग भी करते हैं। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन इन अट्रैक्टिव मैनर और एनी ग्राफिकल मोड, बाय एनी ग्राफिकल मोड, लाइक बार ग्राफ, लाइक हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ठीक है, पिक्टोग्राफ, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ का यूज किया है। यानी क्या किया था हमने? इंफॉर्मेशन को इजीली सामने वाला समझ सके, ठीक, अंडरस्टैंडिंग मैनर में लाए थे, उसे फैमिलियर बनाया था, किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था एक मैनर में, ठीक है। उसी को ही हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिवली, यानी अट्रैक्टिव तरीके से शो करना, ग्राफ की हेल्प से शो करना। आप देखिए क्रिकेट जब खेलते हैं तो एक स्क्रीन पर एक ग्राफ बना हुआ कुछ ऐसा आता है, जैसा कि आपने देखा हो, लाइक दैट, ये बार ग्राफ, ये किसी इंडिविजुअल प्लेयर का ग्राफ है। मान लीजिए आप किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर का ग्राफ है, ठीक है। तो क्या हुआ? उसकी परफॉर्मेंस पहले इंक्रीज हो रही थी, फिर और इंक्रीज हुई, फिर क्या हुई? इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है। तो आप क्लियरली समझ पाते हैं, यहाँ पर ईयर्स कुछ लिखा होता है नीचे उधर, तो आप समझ पाते हैं। या फिर किस दूसरे तरीके से, कोई और दूसरा तरीका भी तो होता है, भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देते हैं वो, लाइक दैट, ये उसकी जो है, ये देखिए उसकी प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अचानक से क्या हुआ? वो ये डिक्रीजिंग में जा रहा है, यानी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो देखते ही समझ में आता है कि हमें इतना सारा डेटा देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ईयर्स वगैरह कुछ लिख देता है इधर, ठीक है, क्लियर। तो इसी को रिप्रेजेंट करना, यही डेटा हैंडलिंग हमारी होती है ग्राफिकल मोड से, ठीक। तो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। वी आर यूजिंग सम टर्म्स इन दिस चैप्टर: ऑब्जर्वेशन, raw data, array data and range. So first of all, I will introduce with these terms. Observation. What is observation? If we talk any single student, about any single student, about his height, about his weight, about his scorecard, academic scorecard, clear, with इंडिविजुअली सब्जेक्ट। हम उसकी हाइट जानना चाहते हैं, उसका वेट जानना चाहते हैं, उसकी क्लास जानना चाहते हैं, उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जानना चाहते हैं। तो उस डेटा को लेकर हम कहीं ना कहीं कॉपी पे या नोटबुक पे नोट करेंगे या नहीं करेंगे? वो जो हम नोट कर रहे हैं कि इस लड़के की हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है, वो जो हम नोट कर रहे हैं वो क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्लियर है। उसी को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। हर पॉइंट पे ऑब्जर्व किया गया है उसे। जो हमारा रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा क्या? मान लीजिए एक क्लास में बच्चे हैं, तो उनके जो मार्क्स हैं, किसी बच्चे के 10 है, 15 है, आउट ऑफ 20 ले लेते हैं। फिर किसी के 7 मार्क्स हैं, किसी के 13 मार्क्स है, किसी के 19 है, किसी के 20 है। तो ये जो डेटा लिखा है तो हमें नहीं पता, भाई हमने कहा ये 6 स्टूडेंट्स का डेटा है, क्लियर। तो किसी के 10 है, किसी के 15, किसी के 7, कोई देयर इज नो सीक्वेंस, देयर इज नो सीक्वेंस हियर, ठीक है। यहाँ पर कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। अभी तो मैं 6 स्टूडेंट का लिया, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का डेटा लेने लगे और आपसे कहें कि मैक्सिमम मार्क्स बता दीजिए किसके, तो आपको सर्चिंग करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक। उसकी फ्रीक्वेंसी देखने में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उसका रिपीटेशन। अभी बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इस तरीके से ये जो डेटा हमें एक तरीके से विदाउट एनी मैनर, लाइक एक रफ मैनर में हमें मिलता है, इसी को हम रॉ डेटा बोलते हैं, क्लियर। अब एरे डेटा क्या होता है? एरे डेटा होता है भाई इसी डेटा को ही सीक्वेंस में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा, क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 7, आफ्टर दिस 10, आफ्टर 13, फिर 15, फिर 19 एंड 20। इट इज कॉल्ड एरे डेटा। एरे डेटा हमेशा ध्यान रखना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और जो डेटा ऐसा रफ मोड में होता है,
कि कहीं नहीं पता कि कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है, कभी भी कोई भी आ जा रहा है, इसी को हम रॉ डेटा बोलते हैं। क्लियर? डेटा। ओके, नाउ रेंज। तो रेंज क्या होगी भाई? रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, यानी कि रेंज इक्वल्स टू, आप याद रखेंगे, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। आप जरा इन 6 स्टूडेंट्स में चेक कर लें, मैक्सिमम मार्क्स किस बच्चे के हैं? 20, तो हमने 20 लिखा और वो रेंज जानना चाहता है, और मिनिमम क्या है? 10, तो -10 कर दे तो कितना आएगा रेंज आपका? 10। इस तरीके से आप रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम और अगर आपसे इस रो डेटा में पूछ लेता हो रेंज, तो आपको क्या करना पड़ता? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? तो उनमें से आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना पड़ता, फिर मिनिमम, फिर वहाँ पे देखना पड़ता यार मैंने ये मिनिमम लिया है, कहीं इससे छोटा भी कोई और ना हो, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आपका डेटा खुद एरेड डेटा है कि भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग में है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे कि सबसे बड़ा यहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में, और सबसे छोटा स्टार्टिंग में होगा, तो आप एकदम से रेंज फाइंड आउट कर देंगे। इट इज़ द बेनिफिट ऑफ एरेड डेटा। क्लियर? तो ये टर्म्स से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, आप लोगों को मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जरा थोड़ा चलते हैं किधर? एक्सरसाइज की तरफ। कि आपने थोड़ा सा पहले, आप प्रीवियस क्लास में आपने बार ग्राफ्स पढ़े होंगे, तो क्या पढ़ा था उसमें? ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर हम लिखते थे फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते थे? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर ये जो बॉक्सेस होते थे हमारे, इस टाइप से, यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश में बच्चे के मार्क्स, यहाँ पर हमने एक कुछ मार्किंग कर दी, 10, 20, 30, 40, 50। हमने कहा भाई इंग्लिश में किसी बच्चे का जो है 30 मार्क्स है, तो हमने कुछ ऐसे बार्स बनाए थे, और नेक्स्ट बार ऐसे बनाया था किसी बच्चे के ये 30 थे तो ये 25 मार्क्स रहे होंगे। ये जो बार होते हैं इनके बीच में इक्वल विड्थ, इनके बीच में इक्वल गैप होता था, और ये इक्वल विड्थ के होते हैं, जितनी विड्थ इसकी होगी उतनी ही विड्थ इसकी होगी। तो ऐसा हमने पढ़ा था। और पिक्टोग्राफ भी पढ़ा था। पिक्टोग्राफ में क्या होता है? पिक्चर्स की हेल्प से हम डेटा शो करते थे। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर तो आप अपना क्लास इंटरवल अगर हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो हिस्टोग्राम में क्या होता है? इन्हीं बार्स को आपस में हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, यानी लाइक दिस, कुछ ऐसे बनने लगते हैं। ये मिले हुए होंगे ना, बार ग्राफ दूर दूर होते हैं बार्स, और हिस्टोग्राम में आपस में मिले हुए होते हैं। हिस्टोग्राम में हमें क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ती है, बार ग्राफ में क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती। क्लास इंटरवल क्या? जैसे मान लीजिए ये 0 था, ये 10, 20, 30, 40, मतलब इसी का बना देते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। ओके, तो हम फिलहाल यहाँ पे ये बात करने जा रहे हैं। अब जरा एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 16.1 जो है मैं अभी नहीं कराने वाला हूँ, एक्सरसाइज 16.2 एंड 16.3 कराऊंगा। तो 16.2 से हम स्टार्ट करेंगे। 16 पॉइंट में भी आप ध्यान से सुन लें, मीन मोड मीडियन से आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, कोई ज़्यादा टिपिकल आपका पेपर यहाँ से नहीं बनाने वाले हैं हम लोग। तो आपका मीन मोड मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट के बात हम कर लेते हैं कि मीन मोड मीडियन क्या होता है। ठीक, एक्सरसाइज 16.1 लास्ट में कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। एक्सरसाइज दोबारा सुन लें, एक्सरसाइज 16.2 एंड 16.3, यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले मीन की बात करते हैं कि मीन क्या होता है। मीन और एवरेज बोथ आर सेम। मीन एंड एवरेज दोनों एक ही नाम है। ठीक है भाई, मीन हम जनरली स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, जो कि अभी आपको नहीं 10th क्लास में आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका 9th क्लास में भी है। ठीक, मीन वहाँ पर नाम यूज करते हैं, और एवरेज हम जनरली यूज करते ही हैं मैथमेटिक्स में। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में। ओके, तो मीन क्या होता है? एवरेज होता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देख लीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर ये क्या है? देख लीजिए, मान लीजिए अभी हम कहें कि कुछ बच्चे हैं, उनके जो मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये मार्क्स हैं। ठीक है, तो मीन बता दीजिए इनका। मीन यानी एवरेज। तो एवरेज एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनका मिडिल वैल्यू ही होती है, इन सब की मिडिल वैल्यू एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये क्या? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
इन सबका सम तो करेंगे यहाँ पर, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई ये 1 2 3 4 5 अपॉन में 5 डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल देके मैंने थोड़ा सा बात की है इसकी। ओके, अब बात कर लेते हैं मीडियन की। ठीक, तो मीडियन की बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।